हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अमन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो इस वीडियो में हम विश्व की जनसंख्या, उसके वितरण, घनत्व तथा वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को देख लेंगे इस वीडियो में, यानी कि कंप्लीट चैप्टर को हम इसी वीडियो में देख लेंगे। यदि आपने इसके पहले का चैप्टर नहीं देखा है, चैप्टर का वीडियो, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जा करके उसे वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप केवल ध्यान से देखते रहें, आपको सभी टॉपिक से बिल्कुल समझ में आएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है कि जनसंख्या। तो किसी विशेष स्थान जैसे नगर, प्रदेश, देश आदि में रहने वाले कुल मनुष्यों की संख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या कहलाती है। उसके बाद फिर आता है जनसंख्या वितरण। तो जनसंख्या वितरण से अभिप्राय किसी विशेष क्षेत्र में लोगों के वितरण से है। आसान भाषा में समझे तो किसी विशेष क्षेत्र में लोग कितनी संख्या में रहते हैं और कहाँ रहते हैं, उसी को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। यानी कि किसी क्षेत्र में लोग की जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है, किसी विशेष क्षेत्र में लोगों के वितरण से है। आसान भाषा में समझे तो किसी विशेष क्षेत्र में लोग कितनी संख्या में रहते हैं और कहाँ रहते हैं, उसी को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। तो अब हम विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप देख लेते हैं, यानी कि विश्व में जनसंख्या किस तरह से बटा हुआ है, उसके प्रारूप या रूप को देख लेते हैं। तो ये है विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप या रूप। तो जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जानकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं, यानी कि उस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ यानी कि भूमि पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, यानी कि बटे हुए हैं, इस बात से लगाया जाता है। मोटे तौर पर हम देखें तो विश्व की जनसंख्या का जो 90% हिस्सा है वो कुल भूभाग का, कुल पृथ्वी का 10% स्थल भाग में निवास करता है। वहीं विश्व की 10% जनसंख्या विश्व के कुल भूभाग के 90% भूभाग पर निवास करती है, यानी छिटपुट रूप से। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। तो टॉप 10 जो देश हैं उसमें विश्व की जनसंख्या का 60% हिस्सा निवास करता है। इन 10 देशों में से 6 जो हैं एशिया में ही अवस्थित हैं। एशिया की इन 6 देशों को पहचानिए। तो देखते हैं कि कौन से 10 देश हैं और उनमें 6 जो हैं एशिया के कौन कौन से देश हैं जिसमें जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो टॉप 10 देशों में देखें तो चीन सबसे आगे है 144 करोड़ जनसंख्या के साथ। भारत 140 करोड़ जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में है और दूसरे स्थान पर भारत है। तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि यूएसए। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको। इसमें हम एशिया के 6 देशों को पहचानें तो चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रसिया। तो ये 6 देश जो हैं एशिया में ही अवस्थित हैं। टॉप 10 यानी कि 10 सबसे ज़्यादा देशों में ऐसे 6 जो हैं देश वो एशिया में ही अवस्थित हैं। अगला है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या है? तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व को मापने के लिए कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है। तो जनसंख्या घनत्व बराबर सूत्र होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। तो मान लें कि किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो है 1.5 लाख और उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो जन घनत्व आएगा यानी कि जनसंख्या घनत्व आएगा 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आएगा। अगर भारत की हम बात करें तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। फिर आता है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो किसी क्षेत्र में एक विशेष समय के दौरान हुए जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, या फिर इसे हम जनसंख्या परिवर्तन भी कह सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि में होता है कि सिर्फ जनसंख्या की बढ़ोतरी नहीं होती, कि परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो परिवर्तन का अर्थ है कि जनसंख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। फिर आगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वो कौन से कारक हैं जिसकी वजह से विश्व में जनसंख्या असमान रूप से बटा हुआ है? तो सबसे पहले आता है भौगोलिक कारक, जल की उपलब्धता, यानी कि जहाँ पर जल की उपलब्धता अच्छी मात्रा में होगी वहाँ जनसंख्या अच्छी तरह से निवास करेगी, ज़्यादा मात्रा में निवास करेगी, और कम होगी तो वहाँ कम मात्रा में निवास करेगी। फिर है भू आकृति, जलवायु, मृदा।
फिर आता है आर्थिक कारक, खनिज यानी खनिज नगरीकरण, औद्योगिकरण, तो ये सब क्षेत्र वाले जगह पर जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में निवास करेंगे। फिर आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, तो धार्मिक महत्व, जिस जगह पर धार्मिक महत्व का स्थल होंगे वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। फिर है अशांति, तो जहाँ पर अशांति होगी वहाँ जनसंख्या कम पाई जाएगी। और खराब सामाजिक वातावरण, तो खराब सामाजिक वातावरण जहाँ पर हो वहाँ पास भी लोग नहीं रहना चाहते हैं। फिर आगे है राजनीतिक कारण, तो अस्थिर राजनीति, यानी स्थिर राजनीति नहीं, अस्थिर राजनीति का अर्थ होता है उथल पुथल वाली राजनीति। तो जहाँ पास राजनीति उथल पुथल होती रहेगी और ख़राब कानूनी व्यवस्था होगी वहाँ पास भी लोग रहना नहीं पसंद करते, बल्कि वो स्थिर राजनीति और अच्छी कानून व्यवस्था वाले स्थान में रहना पसंद करते हैं। आगे फिर देखें तो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, तो ये क्या है, अगर एक समय के दौरान किसी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती है तो उसे धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। आगे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, अगर एक समय के दौरान किसी क्षेत्र में जनसंख्या घटती है तो उसे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। फिर है जनसंख्या परिवर्तन के घटक या भाग, तो इसके 3 भाग हैं। सबसे पहला आता है जन्म दर, अशोधित जन्म दर, इसे जन्म दर या अशोधित जन्म दर भी कहा जाता है। तो अशोधित जन्म दर का संबंध जो है किसी समय अंतराल में, मान ली 1 साल या फिर 6 माह, स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या से है, तो 1 साल ही से माना जाता है। तो अशोचित जन्म दर का संबंध किसी समय अंतराल में 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या से, इसे क्या कहते हैं, अशोचित जन्म दर या जन्म दर कहा जाता है। इसका फॉर्मूला भी होता है। तो अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चे बटा साल के मध्य में उस क्षेत्र की जनसंख्या गुणित 1000। फिर आता है मृत्यु दर, तो 1 वर्ष के दौरान किसी क्षेत्र में 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या जो है अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। अशोधित मृत्यु दर का फॉर्मूला होता है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा साल के मध्य में उस क्षेत्र की जनसंख्या गुणित 1000। फिर अगला टॉपिक है प्रवास, तो प्रवास किसे कहते हैं, तो व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की घटना को ही प्रवास कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं। तो प्रवास यानी कि मान ले कि कोई व्यक्ति मुंबई से अगर दिल्ली जाता है तो उस जो जाने की क्रिया जो घटना है उसी को प्रवास कहते हैं। और प्रवास के 3 प्रकार हैं। सबसे पहले आता है अस्थायी प्रवास, तो जब व्यक्ति किसी स्थान पर जा कर के हमेशा के लिए बस जाते हैं उसे अस्थायी प्रवास कहते हैं। और अस्थायी प्रवास, जब व्यक्ति कुछ समय के लिए जाता है और फिर अपने स्थान पर, अपनी जगह पर रहने के स्थान पर वापस आ जाता है तो उसे अस्थायी प्रवास कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति काम के सिलसिले में दिल्ली से नोएडा आया और सुबह में आया और शाम को फिर दिल्ली लौट गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे अस्थायी प्रवास कहेंगे। फिर आता है मौसमी प्रवास, तो जब मौसम के अनुकूल लोग एक जगह से अनुसार लोग एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करते हैं तो उसे मौसमी प्रवास कहते हैं। जैसे कि साउथ वाले लोग अगर गर्मी के टाइम में जम्मू कश्मीर चले जाते हैं और जब जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है तो जम्मू कश्मीर के लोग साउथ में चले आते हैं, तो इसे हम मौसमी प्रवास कहते हैं। फिर अगला टॉपिक है प्रवासी यानी कि रिफ्यूजी भी इसे कहा जाता है, रिफ्यूज। तो प्रवासी क्या होता है, व्यक्ति जो प्रवास करता है प्रवासी कहलाता है। इसके 2 प्रकार हैं। तो अप्रवासी कौन कहलाता है, वह व्यक्ति जो किसी नए स्थान पर जाकर रहने लगता है उसे अप्रवासी कहते हैं। जैसे यहाँ से जाकर के किसी नए स्थान पर रहने लगे, नोएडा में रहने लगे, तो उसे हम अप्रवासी कहेंगे। और उत्प्रवासी क्या है, वह व्यक्ति होता है जो किसी क्षेत्र को छोड़कर चला जाता है, यानी कि इस क्षेत्र को जहाँ पास वो रह रहा था उस क्षेत्र को चला गया तो इसे उत्प्रवासी कहेंगे। यहाँ के लोग उसे उत्प्रवासी कहेंगे और जहाँ पर जाकर के वो रह रहा है उसे अप्रवासी कहेंगे, उस स्थान को अप्रवासी कहेंगे, यानी कि उस वहाँ के लोग उसे अप्रवासी कहेंगे और यहाँ के लोग उस व्यक्ति को उत्प्रवासी कहेंगे। फिर है प्रवास के स्थान। सबसे पहले आता है उद्गम स्थान, तो वह स्थान होता है जहाँ से कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्थान या दूसरे शहर जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उद्गम स्थान। यानी कि एक जगह से जहाँ वो रह रहा है वहाँ से अगर दूसरे स्थान पर जाता है उसे उद्गम स्थान कहते हैं। और गंतव्य स्थान क्या है, वह स्थान होता है जहाँ पर व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र से आता है तो दूसरे क्षेत्र से आकर के रहने लगता है तो उसे हम गंतव्य स्थान कहते हैं। अगला टॉपिक है प्रवास के कारण। तो प्रवास करने के कई कारण हैं, लोग क्यों प्रवास करते हैं, तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले आता है प्रतिकर्ष कारक। इसके मुख्य रूप से 2 कारक हैं लेकिन उसी में कई कारण छुपे हुए हैं। सबसे पहले आता है प्रतिकर्ष कारक, तो बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशा है, यहाँ पर निम्न होगा, खराब दशा है, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु यानी कि उसके अनुकूल जलवायु न हो, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। इसलिए लोग उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान की ओर जाने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये है प्रतिकर्ष कारक, यानी कि प्रतिकर्ष कारक उस कारक को कहा जाता है जहाँ पर से लोग जहाँ के लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते बल्कि दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रेरित होते हैं। अगला है अपकर्ष कारक,
तो काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान से अधिक आकर्षक बनाते हैं। यानी कि जहाँ पर ये सारे अवसर होते हैं वहाँ पर लोग रहने के लिए ज़्यादा प्रेरित होते हैं, तो इसे अपकर्ष कारक कहा जाता है या फिर आकर्षक कारक भी कहा जाता है। फिर है जानकीय संक्रमण। तो जानकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है वर्तमान समय में किसी जानकीय संक्रमण का सिद्धांत तो नोइस्टीन ने दिया। तो ये होता क्या है? तो जानकीय संक्रमण का सिद्धांत वर्तमान समय में किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने और भविष्य में उसकी स्थिति का अनुमान लगाना ही क्या कहलाता है? जानकीय संक्रमण कहलाता है। यानी कि वर्तमान किसी क्षेत्र की जनसंख्या 20,000 है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी भविष्य में इसकी जनसंख्या 40 करोड़ हो जाएगी, तो इसी 40,000 हो जाएगी, तो इसी क्रिया को जानकीय संक्रमण कहा जाता है। फिर है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो वर्तमान में देखें जो विश्व की जनसंख्या और हमारे देश भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि संसाधनों पर दबाव डाल रहा है। तो जनसंख्या नियंत्रण की अत्यधिक आवश्यकता है। तो इसके उपाय क्या हैं? जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हैं? तो सबसे पहले आता है परिवार नियोजन, यानी कि कम से कम बच्चे पैदा हो। उसके बाद अगला है स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगे तो जनसंख्या नियंत्रण अवश्य रूप से होगा। अगला है लोगों में जागरूकता पैदा करना। फिर है शिक्षा का प्रसार करना ताकि लोग जागरूक हो सके। तो ये सभी जो है जनसंख्या वितरण के उपाय हैं। तो आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। यदि आपने इसके पहले का चैप्टर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।